2047 तक भारत बन जाएगी एक डेवलप्ड इकोनॉमी नेशन, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और वो चाहते हैं कि आपका सीए इस प्रोजेक्शन को, इस फोरकास्ट को वाउच कर दे, वेरीफाई कर दे, या इसके ऊपर एक अश्योरेंस रिपोर्ट दे दे कि उन्होंने ये जो प्रोजेक्शन किया ये सही है। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी एक्टिविटी एक्सेप्ट कर सकता है, एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है? और अगर कर सकता है तो वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिख सकता है और क्या नहीं लिख सकता है? दिस इज ऑल व्हाट SAE 3400 इज ऑल अबाउट। चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे इस रिवीजन वीडियो में। SAE 3400 छोटू सा स्टैंडर्ड है अपने आप में, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉर्मली आप देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम प्रिपेयर करते हैं या उसमें हम अश्योरेंस देते हैं, जिसमें हम बैंक से लोन लेने के लिए प्रोजेक्शंस बना के देते हैं कि आगे क्या होने वाले हमारे कैश फ्लो, जिससे हमें लोन विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ रीपेमेंट कैपेबिलिटीज सैंक्शन किया जाए। इस तरह के फाइनेंशियल्स जो प्रिपेयर की जाती है, इंफॉर्मेशन जो प्रिपेयर की जाती है, इसके ऊपर जो अश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट SAE 3400 के अंतर्गत दी जाएगी। ये सारे चैप्टर्स में कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रैक्टिशनर तो कहीं उसे ऑडिटर रेफर किया जाता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें ऑडिटर रेफर किया जाएगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड यानी कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ है, तो कोई इसके ऊपर एक रीजनेबल आश्वासन, एक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकता कि ऐसा होना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है कि भाई जो बनाया गया है बेस्ड ऑन दी बेसिस और दी असम्पशंस व्हिच आर टेकन लुक्स टू बी appropriate, और let's say nothing wrong has come to our notice। इसका मतलब यहाँ पे जो लेवल ऑफ अश्योरेंस दिया जाता है वो मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस होगा, ना कि रीजनेबल अश्योरेंस। एक यूँ कह सकते हैं कि मीडियम लेवल का अश्योरेंस दिया जा सकता है। तो चलो डिस्कस करते हैं दोस्तों ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। सबसे पहली बात, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? नाम इसका एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि शब्द यूज करना है आपको, एग्जामिनेशन। जो प्रोसीजर्स भी हम लगाने वाले स्टैंडर्ड में वो होंगे एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप स्टैंडर्ड में पहले ध्यान रखना जब भी आप एग्जाम में कोड करेंगे इसके आंसर। ऑडिटर रेफर करना, मॉडरेट अश्योरेंस देना और एग्जामिनेशन शब्द का प्रयोग करना। What is prospective financial information? A financial information which is based on assumptions about future events and possible actions by the entity. That means it is a futuristic information। आने वाले समय में क्या होगा या हम इन assumptions के बेसिस पे क्या प्रिडिक्ट करते हैं ये बताने की कोशिश। ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है क्योंकि ये प्योरली आपके assumptions के ऊपर बेस्ड है और इस कारण से इसे बनाने में काफ़ी जजमेंट लगेंगे। ये फोरकास्ट, प्रोजेक्शन या उन दोनों के मिक्स के फॉर्म में हो सकती है। दोनों में क्या फ़र्क है? आपकी कंपनी के पिछले साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगले साल क्या लगता है क्या होगा, अगर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट्स अ फोरकास्ट। इट मींस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions about future event that management expects to take place and the actions that the management expects to take place or take as on the date when the information is prepared। यानी ये चेक करने में आपके ऑडिटर को ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि उसे ये एस्टैब्लिश और प्रूव करना पड़ेगा कि जो हमने ये अजम्पशंस लिए हैं, उम्मीद है, चांसेस है कि बेस्ड ऑन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ये अजम्पशंस अपने आप में जस्टिफाइड है, रीजनेबल है। बट जब हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्शन के फॉर्म में बनाते हैं तो ये मन धड़क, हाइपोथेटिकल यानी मन धड़क अजम्पशंस पर बेस्ड है about future events and management actions which are not necessarily expected to take place। यानी मैं सिर्फ एक ऐसा प्रिडिक्शन, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन बनाना चाहता हूँ कि अगर हर साल हम 9% की GDP ग्रोथ रेट रियल टर्म्स में अचीव करेंगे तो 2047 पे अब कहाँ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि अब ये मानते हैं कि ऐसा होने वाला है, हम सिर्फ एक इस अजम्पशन कि 9% एनुअल हमारी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है तो जीडीपी क्या होगा ये प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये कहलाएगा एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एट द नेचर ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें अब ये नहीं कह रहे कि 9% अब एक्चुअल में अचीव करने वाले हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नॉर्मली ऐसी चीज़ है, एक
रेंज में भी प्रिपेयर की जाती है। तो कई बार प्रोजेक्शंस ऐसे भी होते हैं कि अगर हम 6% से ग्रो करेंगे, 8% से करेंगे और 10% से करेंगे तो हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाएगी। अगर आप इस तरह से एक रेंज बना रहे हो, ये भी अपने आप में एक प्रोजेक्शन कहलाएगा। That means these are basically not necessarily to be proven that the events will actually take place or the management actions will actually be taken. You can also use a mix of both. That means हम हो सकता है अगले 1 साल का फोरकास्ट और उसके बाद अगले 5 साल का हाइपोथिकेशन, एस्टिमेट, बेसिस, assumption लेकर प्रोजेक्शन बना दें। So any expansion which is let's say for example as of now not intended, but if we do, what will happen if we are calculating that, that would be a projection. Best estimate assumptions are assumptions that reflect anticipated experience and no provision of adverse deviation. तो सिंपल हमारी पिछले 5 साल की एवरेज ग्रोथ रेट 10% है, तो हमने बोला यही 10% आगे 5 साल चलेगी तो क्या होगा। दैट इज बेसिकली बेस्ट एस्टिमेट assumption. And prospective information obviously means future oriented information, जिसमें दोनों तरह की PFI इस पर्टिकुलर ऐसे ही में कवर्ड है। वन इज विच इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड वन विच इज टर्म्ड एज प्रोजेक्शन। तो दोनों का अश्योरेंस देने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो स्कोप क्या है स्टैंडर्ड का? To establish standard to provide guidance in terms of engagement which require you to examine and report on prospective financial information, whether based on best estimate assumptions or mandhadak hypothetical assumption. ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो जरूरी नहीं है, और अगर आप नैरेटिव यानी कि पैराग्राफ फॉर्म में कोई स्टेटमेंट स्टोरी बना रहे हैं तो उसका ऑडिट नहीं होगा। दिस इज मोर लाइक फाइनेंशियल्स। स्टेटमेंट जैसे प्रोजेक्शंस कुड बी ओनली ऑफ कैश फ्लो, प्रॉफिट्स और व्हाटएवर। ड्यूटी क्या होगी भाई? तो सबसे पहले अपन ऑडिटर की ड्यूटी से पहले ये समझते हैं कि ऑडिटर किस तरह का अश्योरेंस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दे पाएगा। पहली बात तो ये जो इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्टेड, इस पे अश्योरेंस क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि बैंक में जब आप सबमिट करोगे ये प्रोजेक्शन तो बैंक बोलेगे भैया इसको किसी सीए से अश्योर करके रहो ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। इसलिए अश्योरेंस हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया जा रहा है, पर सीए खुद जानता है कि ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर में होने वाली, यानी ये इवेंट्स अभी हुए नहीं है। नंबर 1। सेकेंड, फ्यूचर ओरिएंटेड है। थर्ड, हम यहाँ पे कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो प्रोजेक्शंस हमने बताए वो एक्चुअल में अचीव होंगे। इस कारण से अल्टीमेटली हम सिर्फ यहाँ पे एक नेगेटिव यानी मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस दे सकते हैं, रिपोर्ट में पड़े। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर और प्रेजेंट करे, जिसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये 2 शब्द आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, बेसिस और असम्पशन। किस बेसिस पे प्रिपेयर करना है, यानी 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। असम्पशंस क्या लेने हैं, और इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना जिसे आप कह सकते हो सोर्स। ये 3 किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। तो पहली बात तो ये बताओ सर कि क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी असाइनमेंट में अपने आप को एसोसिएट भी कर सकता है? जी हाँ, इनफैक्ट कोड ऑफ एथिक्स के क्लॉज 3 पार्ट 1 शेड्यूल 2 में कहा गया, if he permits his name or name of his firm to be associated in connection with a forecast of earnings which is contingent upon future transactions such that it leads to the belief that he is vouching the accuracy of such forecast, then in that case he is guilty. तो आप एसोसिएट हो सकते हो, बस आपको एक्यूरेसी वाउच नहीं करना, यानी ये नहीं कहना है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होगा ही होगा। The CA in practice will be guilty of misconduct if he permits his name or name of his firm so that it believes that he is vouching for accuracy. तो वो क्या कर सकता है, कैसे वाउच कर सकता है, वो ये स्टैंडर्ड में बताया जाएगा। तो क्योंकि स्टेक होल्डर सीए के द्वारा दी गई रिपोर्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, इसलिए ये कहा गया है कि इट डज नॉट एक्सक्लूड्स प्रिक्लूड्स अ सीए फ्रॉम एसोसिएटिंग विद प्रोस्पेक्टिव, बट इफ ही इज एसोसिएटिंग क्लियरली आइडेंटिफाई। वापस ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम बेसिस साफ साफ अपनी रिपोर्ट में बताएंगे, अजम्पशंस बताएंगे कि भैया इन अजम्पशंस के आधार पे बनी हुई हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि अजम्पशंस एक्चुअल में होने ही वाले हैं। और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी साफ साफ कहीं ना कहीं वहाँ पे बताई जाना चाहिए। ये सब कौन लेगा? मैनेजमेंट। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। कैसे, वो अब हम डिस्कस करेंगे। अगर हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्शंस है, देन इन दैट केस ये वो इवेंट नहीं है जो नेसेसरली होने वाली है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा कि कैलकुलेशंस अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो बिफोर वी कम टू हाउ टू एग्जामिन, लेट अस आल्सो टॉक अबाउट ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स हु इज एग्जामिनिंग पीएफआई।
तो आपको क्या सही ऑब्टेन करना है? हाँ, यू हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की अगर वो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन है तो अनरीजनेबल नहीं है, और अगर वो हाइपोथेटिकल अजम्पशन है तो वो मिसयूज नहीं किए जा रहे। लेट मी टेक एन एग्जांपल। एक म्यूचुअल फंड का एजेंट आपके पास आता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहता है कि भाई यहाँ पे एक अजम्पशन लिया है कि हमारा म्यूचुअल फंड हर साल 20% रिटर्न कमा के देगा 10 साल तक, तो किसी का 1,00,000 रुपया 10 साल बाद इतना हो जाएगा। ये हमने क्या किया है, एक इस तरह का प्रोजेक्शन बनाए। हम ये नहीं बोल रहे कि 20% एक्चुअल में रिटर्न कमाने वाले, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 20% से ये रिटर्न आते हैं। तो हम चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इसके ऊपर एक एश्योरेंस रिपोर्ट दे दो। तो इस केस में आपकी ड्यूटी क्या है, इसके ऊपर एश्योरेंस रिपोर्ट देने की होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ऐसा वो हमसे क्यों चाह रहे हैं। उसने कहा कि हमारे को ये सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि ये भी की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी म्यूचुअल फंड की अगर स्कीम आती है तो उसे प्रोजेक्शन बना के देना होते हैं, और वो प्रोजेक्शन किसी भी परसेंटेज पे बना सकता है, और ये सिर्फ सेबी को देने के लिए। तो शायद हम स्वीकार कर ले और देख ले और दे दे। पर अगर वो कहता है नहीं, इसका यूज़ ये है कि हम इसके बेसिस पर हमारे इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि देखो हम तुम्हें क्या रिटर्न दिला सकते हैं, तो ऑडिटर कहेगा बॉस 20% रिटर्न अनरियलिस्टिक लगता है। भले ही ये प्रोजेक्शन है और एक्चुअल में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, तो सॉरी, मैं इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर साइन नहीं करूँगा। हाँ, अगर इसी की बजाय आप कहते हैं कि मैं 10%, 12%, 15% ऐसे कोई फिगर्स लेके बना रहा हूँ जो कि फिर भी रियलिस्टिक लगते हैं, तो मैं शायद ही असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लेता। इसका मतलब क्या है कि आपको हाइपोथेटिकल यानी कि प्रोजेक्शन में ये देखना है पर्पस क्या है, और अगर वो मिसयूज होने की आपको डर है इन्फॉर्मेशन, तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आपके फोरकास्ट है तो डेफिनेटली आपको चेक करना है कि फोरकास्ट अनरीजनेबल नहीं। देन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, प्रेजेंटेड होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। किससे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। अब इसका क्या मतलब है, तो ये मैटर्स अब आप एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले जो अभी मैंने बात की उसकी क्विक डिस्कशन, एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। जब भी आप कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको क्या कंसिडर करना है? बस अभी जो बात की, यूज क्या है इंफॉर्मेशन का और अजम्पशंस, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लग रहा है कि मिसयूज होगी या अजम्पशंस अपने आप में अनरियलिस्टिक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नॉट एक्सेप्ट और विड्रॉ। अगर आपको लग रहा है अनरियलिस्टिक अजम्पशन है जैसे 20% एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, या इंफॉर्मेशन का मिसयूज होने वाला है, तो आप स्वीकार ही मत करो। इसके अलावा और क्या चीजें चेक करेंगे? तो जब हम यूज देखेंगे तो साथ साथ में यूजर भी देखेंगे। तो 1, 2 की है क्या जनरल यूज के लिए या स्पेसिफिक यूज के लिए, क्या क्या चीजें उसमें कवर की जा रही है और कितना पीरियड उसमें कवर किया जा रहा है। तो क्या होता है, जैसे बैंक लोन के लिए आप प्रोजेक्शन बना रहे हो और आप बोल रहे हो लोन हम 5 साल में रीपे करेंगे, तो मिनिमम 5 साल के प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज हो तो ही आप एक्सेप्ट करें, नहीं तो इसका मीनिंग नहीं। तो ये 5 चीज़ें आपके एक्सेप्टेंस करना है या नहीं वो डिसाइड करेंगी। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन प्रोसीजर। क्या एग्जामिन करोगे? तो देखो, अगर बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस है तो हमें ये चेक करना है कि उसका सोर्स क्या है, और जो एविडेंस हमें दिए गए हैं, सोर्स दिया गया है प्रूव करने के लिए कि हमने जो एस्टिमेट निकाला है ये बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड आवर प्लान ऑफ एक्शंस है। दो चीज़ें, बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन है। ये दो चीज़ें प्रूव करने के लिए हम सोर्स की रिलायबिलिटी वेरीफाई करेंगे। ये अलग अलग जगह से, इंटरनल एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से मिल सकता है। लेकिन हमने कहा नहीं, हम ये कह ही नहीं रहे कि ये हमारे मैनेजमेंट एक्शंस हैं जो हम लेने वाले हैं, या ये पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर में जो होने की उम्मीद है हम वो बता रहे हैं। हम तो सिर्फ एक अजम्पशन ले रहे हैं कि भैया भारत की इकोनॉमी 8% पे या 10% पे ग्रो करेगी, तो कहाँ पहुंच जाएगी। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अजम्पशंस एकदम अनरियलिस्टिक है या पर्पस मीनिंगफुल नहीं है, तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। और आपने ले लिया पर्पस मीनिंगफुल है, अजम्पशंस देखे जा सकते हैं, रियलिस्टिक भी लगते हैं, तो जब आप एक्सेप्ट करके एग्जामिन करेंगे तो आप ये चेक कर लीजिए कि इन अजम्पशंस के बेसिस पर जितनी भी कैलकुलेशंस आपके फाइनेंशियल्स में होना चाहिए वो प्रॉपर है या नहीं। जैसे एक कंपनी बोलती है कि मैं 8% हर साल ग्रो करूंगी, तो 10 साल में कहाँ पहुंच जाऊंगी, वो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन का आपसे अश्योरेंस करवाया जा रहा है। तो आप ये मत भूल जाना कि 8% ग्रोथ पे एक पॉइंट के बाद में आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी कम पड़ेगी, तो आपको कैपिटल एक्सपेंशन का पैसा लगेगा। तो आपके प्रोजेक्शंस में क्या उसे बजट कर दिया गया है, क्या कैश फ्लोज में उसे बजट किया गया है।
यानी इसके जितने भी दूसरे इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं वो सब आपको कंसिडर करना है और लॉजिकल अकाउंटिंग पॉलिसीज के अनुसार प्रिपेयर हुए हैं, यानी ये चेक कर। तो प्रोसीजर क्या लगाएंगे, तो आप ऐसे ध्यान रखिए, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है ये डिफाइंड नहीं है, प्रोसीजर किससे अफेक्ट होंगे ये डिफाइंड है। तो भाई नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स विल बी डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन वन द ऑडिटर, सेकेंड ऑन द मैनेजमेंट। आप इसको ब्रेक करके ऐसे याद रख सकते हैं, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए ध्यान रखने का। ऑडिटर, मैनेजमेंट और बिजनेस। ऑडिटर के केस में क्या चीज़ें होगी, उसका क्या कोई प्रायर एक्सपीरियंस है उस एंटिटी के साथ, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, ऑडिटर का प्रायर एक्सपीरियंस बिजनेस का, इंडस्ट्री का या रिपोर्टिंग का। तो प्रायर एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंगेजमेंट और इट्स एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस, एक्सटर्नल एंटिटी, एनवायरनमेंट वगैरह। मैनेजमेंट की बात करें तो हमें देखना है एक तो मैनेजमेंट हमारा कितना कॉम्पिटेंट है, चांसेस कि हमारा मैनेजमेंट कितने मिसस्टेटमेंट्स कर सकता है, जजमेंट कितना इन्वॉल्व हो रहा है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो ला रहा है उसके सोर्सेस क्या है, और बिजनेस के केस में हमारा बिजनेस कितना स्टेबल या अनस्टेबल है। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू अफेक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्कआउट योर एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। तो इसमें व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ आई मार्क यू, 1 कैन यू एक्सेप्ट दिस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो मैंने क्वेश्चन मैपिंग नहीं करी है, बट यस एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर 1। नंबर 2, एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट आप कब करोगे, 3rd एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। अब ये प्रोसीजर्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएट है या नहीं। इसका मतलब इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो जो बेसिस लिए, अजम्पशंस लिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्लियरली डिफाइन कर दीजिए कैसे बनाए हैं आप, प्लस आपकी क्या पॉलिसीज है, जो अजम्पशंस कब की फोरकास्ट में पॉलिसीज तो यूज होंगी, तो पॉलिसीज प्लस चेंजेस इन पॉलिसीज बता दें। डेट देना जरूरी है क्योंकि अजम्पशन समय के साथ साथ चेंज होते हैं, तो ये सारे अजम्पशंस या एस्टिमेट्स आपने कौन सी तारीख पे लिए ये आपको कंफर्म करना जरूरी है विद अ लाइन की अजम्पशंस आर अप्रोप्रिएट एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। सो हैविंग सेड दैट, हमारी रिपोर्ट कैसी बनेगी, तो रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ये एलिमेंट्स होंगे। वही टाइटल, अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन पीएफआई, एड्रेस ही जो भी यूजर्स है, आइडेंटिफिकेशन कि हमने ये पीएफआई, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, P&L जो भी है जितने पीरियड का वो बताएंगे। रेफरेंस टू SAE 3400 कि इसके अनुसार हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, प्रोसीजर्स डिफाइंड है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है प्रिपेयर, प्रेजेंट करना और सोर्स आइडेंटिफाई करना, एस्टिमेट्स लेना और बेसिस बनाना, एजम्पशंस लेना, बेसिस बनाना, बस। अगर इसका पर्पस रिस्ट्रिक्टेड है तो बता दीजिए रिस्ट्रिक्टेड पर्पस है। और स्टेटमेंट की जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स हमने लगाए हैं वो क्या होते हैं, हमने टेस्ट चेक किया है, सपोर्टिंग अजम्पशंस देखे, डिस्क्लोजर्स देखे विद रिस्पेक्ट टू फोरकास्ट एंड अजम्पशंस। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई एक तरह से। और हमें यहाँ पे देना क्या है, नेगेटिव एश्योरेंस और ओपिनियन। साथ साथ में ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है मेंशन करना कि ये अजम्पशंस हैं, इसलिए हो सकता है कि एक्चुअल्स इससे डिफर करें। इनफैक्ट अगर आपने रेंज दिए तो भी आपको ये लिखना पड़ेगा, हो सकता है एक्चुअल्स रेंज में भी फॉल ना करें। अब अपने को ये देखना है कि ये दो चीज़ें कैसे दी जाती है, एक नेगेटिव एश्योरेंस और एक ओपिनियन। ओपिनियन किस पे देते हैं कि पीएफआई इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। तो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन पे हम क्या करते हैं, बेसिकली एक पॉजिटिव ओपिनियन बनाते हैं, लेकिन अजम्पशंस क्योंकि फोरकास्टेड है, फ्यूचरिस्टिक है, इसके ऊपर हम नेगेटिव एश्योरेंस देते हैं। तो आपकी एक ही रिपोर्ट में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहले हम ये लिखेंगे कि अजम्पशंस में हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिसे देख के हमें लगे कि ये प्रॉपर बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। Anything has come to our attention that assumptions do not provide basis for prospective financial information.
और ओपिनियन जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर रिलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। साथ साथ में जो मैंने केविएट आपको बताया ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्शन है तो साफ साफ बोल देना कि इसका यूज क्या है, और ये भी कि ये हाइपोथेटिकल असम्पशन पर बेस्ड है और हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक्चुअल में ऐसा होगा। दैट मीन्स हम कहीं पर भी ओपिनियन नहीं बता रहे कि ये मोस्ट लाइकली है या होने की उम्मीद है। इसलिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन को उसके इंटेंडेड यूज के अलावा कहीं यूज ना करें। बाकी रिपोर्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर अगर पीएफआई का इनएडिक्वेट है यानी मॉडिफाइड रिपोर्ट दे सकते हैं क्या, तो ये स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत है तो क्वालिफाइड, सब कुछ गलत है तो एडवर्स चेक नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्लेमर, और हर केस में विड्रॉल का ऑप्शन आपको दे रखा है। अगर आपको लगता है अप्रोप्रिएट है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ क्वालिफाइड, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर, हर जो ऑडिट में नॉर्मली जाते हो जाएंगे। एंड डॉक्यूमेंटेशन में जो आपको एविडेंस से रिलेटेड मैटर्स मिले हैं प्लस आपने जैसे में जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स लगाए वो सब चेक करना है। दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 11 फर्स्ट स्टैंडर्ड विच इज 3400। आज थिंक ड्रोन चार्ट ने 2 पेज में बढ़िया अच्छे से समराइज सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट को किया। इन केस अगर आपको कभी रिपोर्ट देखने की चाहत है और इच्छा है तो मैं आपको एक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट दिखा देता हूँ वेरी क्विकली एज टू हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीइंग कि कैसे आपके एविडेंसेस दिखते हैं। Let's have a look at it. Yes. तो यहाँ पे आप देखिए ये किसकी रिपोर्ट देखा है, रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दिस इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, दिस इज पर्टिकुलर पैराग्राफ को बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग द assumptions ऑन द टॉप, nothing has come to our attention which causes us to believe that assumption do not provide a reasonable basis for forecast। तो हम ये नहीं बोल रहे assumptions are correct, हम बोल रहे हैं हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे देख के हमें लगेगा कुछ गलत है। 2 तरह के एश्योरेंस होते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलते सब ठीक है, नेगेटिव बोलते हमें कुछ गलत नहीं मिला। कुछ गलत नहीं मिला इज अ मॉडरेट एश्योरेंस, सब ठीक है, इट्स अ हाई लेवल एश्योरेंस। तो assumptions पे हमें नेगेटिव एश्योरेंस देना है। सेकेंड पार्ट, फर्दर इन आवर ओपिनियन द फोरकास्ट read with notes is properly prepared and on the basis of assumption as set out in so and so note and consistent on a consistent basis with historical financial statement using appropriate accounting policy। तो यहाँ पे हम एक तरह से पॉजिटिव मैटर भी दे रहे हैं कि ओपिनियन में हमारे फोरकास्ट कैसे प्रिपेयर किया गया है, प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया है बेस्ड ऑन द assumptions which are given in the notes। So this is basically the reporting part which is also important and this covers up your standard।